हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस। सबसे पहले सेंट्रल बैंक को समझ लेते हैं। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। इसका काम है मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना। कहने का मतलब है कि हमारे देश में नोट्स एंड कॉइन्स के सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना। इसके बैलेंसिंग क्यों जरूरत है? ताकि देश में महंगाई ना हो, ठीक है। हमारे देश में इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी ना हो, इसलिए जरूरी है कि हमारे देश का जो मॉनेटरी सिस्टम है, मनी सप्लाई जो है, वो बैलेंस रहे। अब इसके लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई मॉनेटरी सिस्टम को, मतलब कि पैसे की जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है, उसको कंट्रोल करती है, उसे ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, डायरेक्ट करती है। तो ये जो काम है, ये सब प्लानिंग का काम है, ठीक है। दिस इज द प्लानिंग, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम है एक्चुअली। तो ये आरबीआई करती कैसे? कंट्रोल या ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट, ये सब कैसे करती है? आरबीआई गाइडलाइंस देती है, ठीक है। गाइडलाइंस देती है कमर्शियल बैंक्स को, और जो भी मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको देती है कि वो किस तरीके से जो है पूरे मॉनेटरी सिस्टम को चलाएं। जैसे कि पैसा किस हिसाब से जमा करें, लोन किस सेक्टर में ज्यादा दें, किस सेक्टर में कम दें। ये सारी चीजें मतलब कि आरबीआई करती है, ठीक है। इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब देखिए, एक और बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस होते हैं, वो ऐसे गाइडलाइंस नहीं है कि आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। आरबीआई के गाइडलाइंस भी एक ऑर्डर की तरह होते हैं। बाकी जैसे कि मान लीजिए और भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूजीसी है, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सॉरी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कॉलेजेस को गाइडलाइंस देती है, यूनिवर्सिटीज को गाइडलाइंस देती है। लेकिन वहां पे गाइडलाइंस कई बार फॉलो होते हैं, कई बार वहां पे भी इग्नोर हो जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर गाइडलाइन दे दी तो ये एक ऑर्डर होता है, इसे सबको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है मतलब डिसिप्लिन वे में जो है पूरे मॉनेटरी सिस्टम को चलाने के लिए, सेंट्रल बैंक्स को ऑपरेट करने के लिए रिजर्व बैंक जो है गाइडलाइंस देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन है यहाँ पर जिस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं हम एग्जाम्स में, ठीक है। तो सबसे पहला है करेंसी अथॉरिटी। ये क्या है? आरबीआई का काम है पूरे देश में कॉइन्स एंड नोट्स को सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। देखिए, जो नोट्स हैं उसको बनाती है आरबीआई, और जो कॉइन्स हैं उसको बनाने का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो आप जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि करेंसी अथॉरिटी का क्या मतलब है, तो भले कॉइन्स बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों का दोनों ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी अथॉरिटी बन गई हमारे देश में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है। The Reserve Bank of India is the apex institution and it has authority to distribute currency in the entire country, ठीक है। हमारे पूरे देश में जो पूरा पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको ऑपरेट करने का जो काम है, वो पूरा पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा कि एक्सप्लेन करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इसमें आप ये लिखेंगे कि इट मीन्स RBI is the apex institution or it has authority to circulate or distribute coins and notes in the country. This is the function of central bank, ठीक है। दूसरा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए, आरबीआई जो है ना, गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को कहीं से किसी देश से पैसा आना है, वो सेंट्रल बैंक में वो पैसा आएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कोई स्कीम निकालनी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे मान लीजिए कोई डैम बनाना हो, कोई एयरपोर्ट बनाना हो, कोई स्टेशन बनाना हो, ठीक है। इस तरीके का कोई भी काम हो, तो वहाँ पे जो पैसा जरूरत पड़ता है गवर्नमेंट को, वो भी सेंट्रल बैंक से ही गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी दूसरे देश को पैसा भिजवाना है, कोई पेमेंट करनी है, या फिर किसी देश को लोन देना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह पे सेंट्रल बैंक ही ये पेमेंट करता है, ठीक है, उस देश को। तो ये सब काम क्या हो गया? ये हो गया बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट की बैंक की तरह काम करेगी। तीसरा है बैंकर्स बैंक। देखिए, जितने भी बैंक होते हैं वो अपना पैसा जो है रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, ठीक है। तो रिजर्व बैंक क्या हो गई? बैंकों की बैंक हो गई, ठीक है। जब किसी बैंक में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, उधार पैसा लेते हैं। तो बैंकों को जब जरूरत होगी पैसा पैसे की, तो सेंट्रल बैंक उन्हें पैसा देगा। तो सेंट्रल बैंक जो हो गया वो बैंकों के बैंक की तरह हो गया, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोलर और कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कहने का मतलब ये है, हमने ये पिछले वीडियोस में भी देखा हुआ है कि जो सेंट्रल बैंक है वही मनी सप्लाई करता है, जिसमें हमने ये देखा था कि इसके चार मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। अगर आपने ये नहीं देखा हुआ है तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है हमारे पूरे देश में मॉनेटरी सप्लाई, मतलब कि मनी सप्लाई का पूरा जो सिस्टम है उसको ऑपरेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। कि कब हमें किस तरीके से पैसा मार्केट में डालना है,
मार्केट में अगर ज्यादा पैसा चला जाएगा तो महंगाई भी बढ़ सकती है, तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सेंट्रल बैंक का ये फंक्शन है, ठीक है। अगला है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, हमारे देश को जब कभी पैसे की जरूरत पड़ती है आईएमएफ से, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ जाती है, या फिर हमारे किसी स्टेट को डेवलपमेंट के लिए लोन लेना है, ठीक है, मतलब लोन हमारा देश लेगा किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जहाँ जहाँ पे हमें डेवलपमेंट कराना है, ठीक है। तो ऐसे में जो बात करेगा, मतलब हमारे कंट्री की तरफ से कोई बात करने जाएगा, कोई बैंक बात करेगा आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो इन सब से बात करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाती है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर किसी तरीके की मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बात होती है, पैसे के लोन लोन से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड कोई किसी भी तरीके की बात होती है, तो वहां पे हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस सेंट्रल बैंक का फंक्शन। कुछ और भी फंक्शन है, जैसे कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आदमी कस्टडी में है, किसके कस्टडी में है? पुलिस की कस्टडी में, ठीक है। तो ये आदमी कस्टडी में है, और कस्टडी में किसका है? पुलिस का। तो पुलिस हो गई कस्टोडियन, ठीक है। मतलब कोई भी चीज किसी दूसरे आदमी के कस्टडी में होता है, तो जो दूसरा आदमी है ना, जिसने कस्टडी में लिया हुआ है, वो आदमी कहलाता है कस्टोडियन। तो वैसे ही यहाँ पे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कस्टोडियन का काम करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। मतलब होता क्या है, कमर्शियल बैंक जो है ना, अपना कैश पैसा, मतलब कि जो भी इनके पास एसेट्स होते हैं, जो भी इनके पास संपत्ति होती है, जो भी लोग पैसा इनके पास जमा करते हैं, उसकी कुछ हिस्सेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इनको जमा करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने 10 करोड़ रुपए जमा किया, तो कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। मान लेते हैं कि 1 करोड़, ये रूल है कि 1 करोड़ आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब 10%। तो 10% जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कैश जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो पैसा है किसकी कस्टडी में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कस्टडी में है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कस्टोडियन हो गई, ठीक है। जैसे कि एक अपराधी है, वो पुलिस के कस्टडी में होता है, तो पुलिस क्या होती है? पुलिस होती है कस्टोडियन। तो वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? कस्टोडियन है, ठीक है। कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग कमर्शियल बैंक के कैश को अपनी कस्टडी में रखता है, ठीक है। अच्छा, ये क्यों रखता है कस्टडी में अपने? देखिए, ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल बैंक ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनीज को लोन दिया हो, ठीक है, लेकिन वो लोग लोन समय पर लौटा ना सके हों। जैसे कि मान लीजिए पैंडेमिक है कोरोना वायरस का, या फिर किसी तरीके का कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जिसके कारण वो लोग पैसा लौटा नहीं पाए। तो जिन लोगों ने पैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक में जमा किए थे, जो नॉर्मल सिटीजन है, उन्होंने जो पैसे जमा किए हुए हैं कमर्शियल बैंक में, वो तो पैसा मांगने आएंगे। तो ऐसे में कमर्शियल बैंक के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। तो कमर्शियल बैंक जो पैसा इनके पास कैश में, मतलब जो भी पैसा इनके पास आता है और ये लोग सेंट्रल बैंक के पास पैसा जाकर के जमा कर देते हैं, वही पैसा सेंट्रल बैंक इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर इनको लौटाती है, ताकि ये लोग अपने कस्टमर को दे सकें, ठीक है। तो ये इसलिए जो है सेंट्रल बैंक के पास इनको कैश रिजर्व जमा करना पड़ता है। फिर आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखिए, ये फंक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, उसके 2-3 दोस्त थे, जैसे बी और सी मान लेते हैं दोस्त हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसे भी लोन दिया हुआ था, और ए ने फिर सी को भी लोन दिया हुआ था, मतलब दोनों को लोन दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन जब ए को जरूरत पड़ी तो बी, मतलब लोन लोन लौटाने की कंडीशन में नहीं है, और सी भी लोन लौटाने की कंडीशन में नहीं है। तो अब ए के पास मतलब कि क्या चांस है, ये अब ये पैसा कहाँ से लाए? अगर इसको बहुत ज्यादा जरूरत है तो पैसे कहाँ से लाएगा? तो इसके पास कोई अंतिम उम्मीद मान लीजिए अगर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए डी एक अंतिम उम्मीद है जो इसको पैसे दे सकता है, ठीक है। किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत ही ज्यादा खास दोस्त हो इसलिए देना चाहता हो, या कोई रिश्तेदार हो इसलिए देना चाहता हो, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाएगा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कहने का मतलब, आपकी अंतिम उम्मीद जो होती है वो होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो एक ये भी फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये जो फंक्शन है ना, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व से रिलेटेड है। जैसे कि कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक्स को पैसा जमा करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स को पैसा जमा कर दिया कैश में। तो जब इनके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, कहने का मतलब इन्होंने लोन दिया होता है बिजनेसमैन को, और वो पैसा लेकर के भाग गया, ठीक है। या फिर कोई कंपनी को दिया होता है, कंपनी डूब गई, और जिन लोगों ने पैसा जमा किया था इस बैंक में, जो नॉर्मल सिटीजन है, उन्होंने पैसा जमा किया था, वो पैसा मांगने आ गए। अब ये पहले इन लोगों से पैसा मांगेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से रिकवर हो जाए, लेकिन रिकवर तो होना है नहीं, क्योंकि उससे तो भाग गए और कंपनी डूब गई। अब यहाँ से पैसा रिकवर होना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में जो इन्होंने कैश यहाँ पे पैसा जमा किया हुआ था, वही ये मांगने जाएंगे। कमर्शियल बैंक वाले सेंट्रल बैंक से पैसा मांगने जाएंगे जो कैश इन्होंने जमा किया था। तो ये बिल्कुल ही अंतिम चांस होता है, ठीक है।
मतलब सबसे पहले सेंट्रल बैंक ये देखेगी कि आपने कोशिश की है कि नहीं सबसे पैसा मांगने की। आपने कोशिश की, किस हिसाब की कोशिश की, ठीक है? और बिल्कुल ही अंतिम मतलब कि जो ऑप्शन है, उसके तहत लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट लिया जाता है, ठीक है? जब आपके पास कोई उम्मीद ना बची हो, तो ही आपको लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का जो पैसा है, मतलब जो कैश है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को देती है, ठीक है? फिर कमर्शियल बैंक इस पैसे को लेकर के जिन जिन लोगों ने पैसे जमा किए होते हैं, उन लोगों को लौटा देती है, ठीक है? अब आता है क्लियरिंग हाउस। देखिए, क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक जो है ना, वो झगड़े सुलझाने का काम करती है, ठीक है? इसमें मान लीजिए एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, ठीक है? बी ने कुछ पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने की कंडीशन अब नहीं है बी के पास, ठीक है? बी के पैसे जो है डूब गए, कहीं चले गए, ठीक है? अब ए और बी में झगड़ा हो गया, ठीक है? पैसे को लेन देन को लेकर के। तो सेंट्रल बैंक में बी ने भी अपने कैश जमा किए होंगे, ए ने भी जमा किए होंगे, क्योंकि ये रूल है, सभी कमर्शियल बैंक को अपना कैश जो है कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास जमा करना पड़ता है। तो अगर इनका पैसे का जब लेन-देन में कोई झगड़ा होगा, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो जो बी का कैश रिज़र्व है, उसमें से पैसा निकाल करके जो है सेंट्रल बैंक ए को दे देगी, ठीक है? तो ये होता है क्लीयरिंग हाउस, ठीक है? और देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सारे पॉइंट्स को समझा है, और अगर आपको इसमें डिटेल आंसर चाहिए, ठीक है? कि कोई क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक्सप्लेन क्लीयरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है? या एक्सप्लेन लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, तो वर्ड में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? पहले तो आपने यहाँ पे समझ लिया। वर्ड में आंसर लिखने का मैं आपको बता दूँ आप कैसे लिखेंगे। देखिए, आप ना हमारे टेलीग्राम ऐप पे जाइए और एग्जाम हॉल जो हमारा पेज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और वहाँ पे आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? कि कोई भी क्वेश्चन जैसे एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे, डिस्क्राइब करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे, क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ गया तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है? और ये कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आप अपने से कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका, ठीक है? और आप आंसर कहाँ पे सेंड करेंगे, मैं आपको अपना ईमेल आईडी बता देता हूँ। आप exam.hall.2021@gmail.com इस पे आप अपना आंसर हमें सबमिट कर सकते हैं। अब सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, अभी इस पे हम हिस्ट्री के और उसके बाद बिज़नेस स्टडीज़ के, पॉलिटिकल साइंस के और 10th क्लास के अगर कोई आपका भाई-बहन है, तो उनके लिए भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स लगभग उसके एक्सपर्ट हम अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का अगर कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।